हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको बहुत इजीली हम समझेंगे। क्लास 11th की पॉल साइंस की वीडियो है और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो है भाई, 2025-26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है, यहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज भेजिए। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @class11ESP। यहाँ पे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, सारी की सारी वीडियोस के लिंक, आपको जो भी अपडेट होंगे, कहने का मतलब है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, आप वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे पहले जो चैप्टर के मेन कोर के ऊपर कि पॉलिटिकल थ्योरी। अभी तक जो फर्स्ट बुक में आप पढ़ रहे थे वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, पर अब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है इसका मतलब क्या है भाई, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज और प्रिंसिपल्स की स्टडी है। मान लो एक क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे हैं, मैंने 10 बच्चों के आइडियाज लिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो उन्होंने जो अपने आइडियाज दिए मेरे लिए वो थ्योरीज हैं। हर किसी की अपनी अलग थ्योरी हो सकती है ना। तो पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए जब आप किसी के आइडियाज को पढ़ते हो तो वही है पॉलिटिकल थ्योरी। हमारी सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो, कैसे उनको गवर्न किया जाना है, ठीक है, ये सारे आइडियाज की जो निकल के आती है बातें, वही थ्योरी है। और इसमें कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया जाता है, लाइक व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट फेयर, ठीक है, व्हाट राइट पीपल शुड हैव एंड व्हाट रोल पावर प्ले इन सोसाइटी। कि भाई पावर का क्या रोल है सोसाइटी में, सत्ता का, लोगों के पास कौन से राइट्स होने ही होने चाहिए, गवर्नमेंट फेयर कैसे रह सकती है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो कि अक्सर डिबेट होती हैं। इसके ऊपर कई सारे थिंकर अपने फिर थॉट्स बताते हैं, उसी को हम थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड ह्यूमन यूनिकनेस। अब थोड़ी सी आप यहाँ पे चीजों को समझो। हम जो ह्यूमन है वो यूनिक है, थोड़े से अलग हैं। कैसे? देखो, ह्यूमंस आर स्पेशल क्योंकि हम सोच सकते हैं, केयरफुली समझ सकते हैं, जो भी हमारे डिसीजन हम ले रहे हैं, जो भी एक्शन हम जो अपना काम करने वाले हैं उसके बारे में हम सोच और समझ सकते हैं। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। सो ह्यूमंस हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, ठीक है, अपने बिलीव्स को, क्या सही है क्या गलत है, क्या लाइफ में जरूरी है, हम इस चीज को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, दिमाग का यूज कर सकते हैं, केयरफुली हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं जो कि एनिमल्स नहीं ले सकते। तो एक तो इस वजह से ह्यूमंस थोड़े अलग हैं, ठीक है। अब जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी होती है इसके कोर क्वेश्चंस क्या है, आखिर इसके कोर में है क्या, किस बारे में पॉलिटिकल थ्योरी बातें करेगी, क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाएंगी, आइए देखते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लोर्स क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट सोसाइटी एंड गवर्नेंस। सरकारें कैसे काम करेंगी, सोसाइटी में क्या होता है, इसको लेकर कुछ क्रिटिकल सवाल यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि हाउ शुड वी स्ट्रक्चर सोसाइटी फॉर फेयरनेस एंड फंक्शनैलिटी, कि हम सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर करें कि हाँ भाई फेयरनेस रहे, ठीक है, लोगों के साथ फेयर हो। फिर है नीड फॉर गवर्नमेंट, कि वाई डू वी इवन नीड गवर्नमेंट। इसके लिए भी एक आंसर आता है कि आखिर हमें गवर्नमेंट की ही जरूरत क्यों है सोसाइटी को संभालने के लिए, हम खुद क्यों नहीं संभाल रहे हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या डेमोक्रेसी सही है या मोनार्की सही है या कोई और सूटेबल कोई भाई गवर्नमेंट की फॉर्म होनी चाहिए, सोसाइटी की इसमें ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये सवाल भी आता है। लिमिट्स ऑफ लॉ ऑन फ्रीडम, कि क्या डज हैविंग लॉज रिस्ट्रिक्ट अवर फ्रीडम, कानून के होने से क्या हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, कि भाई अगर लॉ ना हो क्या ऑर्डर नहीं रह पाएगा सोसाइटी में। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टेट की और सिटीजन्स की, कि स्टेट, व्हाट डज द स्टेट ओ टू इट्स पीपल एंड व्हाट ड्यूटीज डू सिटीजन्स हैव टू वन अनदर, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है, क्या स्टेट को करना है, क्या गवर्नमेंट को करना है। एक एक बातें बहुत गहराई से पूछी जाती हैं और बताई जाती हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। जब आप आज इस बुक को पढ़ने आए हो ना, मैं आपको बता दूं,
हम ऐसे ही टॉपिक्स लेंगे, जस्टिस, राइट, सेक्युलरिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मान लो इक्वालिटी है, एक चैप्टर आएगा अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप समझोगे कि आए दिन हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसकी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में इक्वालिटी क्या है। सो बहुत सी बातें हैं भाई, बहुत मजेदार बुक है। आप बिल्कुल समझ के चलो, इजी बुक है, इसमें आपको रटना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकलिटी वाली बुक है। आप इसको डेली लाइफ में इन चीजों को समझोगे। आज तो इंट्रो दे रहा हूं ना पोल थ्योरी का, अब रोज आपको एक थ्योरी मिलेगी, इक्वालिटी की थ्योरी, फ्रीडम की थ्योरी। जो चैप्टर के नाम है ना वो थ्योरीज है, ठीक है। तो आपको गहराई से पता चल जाएगा कि आखिर है क्या अपने समाज की प्रॉब्लम। सो इन सभी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है और पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस को समझने में। क्यों वो जरूरी है, कैसे जरूरी है, फ्रीडम कितने तरीके की होती है, जस्टिस कितने तरीके का होता है, एक एक बात हमें पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही अच्छे से बताई जाती है। पॉलिटिकल थिंकर्स एंड एनालिसिस अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल थिंकर किसे कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स कौन कौन से होते हैं। आपने कुछ के नाम सुने भी होंगे इसमें से जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ही यही है कि आप स्टडी कर रहे हो किस चीज की, जो थिंकर लोगों के आइडियाज है, जो थिंकर लोगों ने बताया, बहुत साल पहले कोई चीज लिख दी, आज हम उस चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो वही हमारे लिए पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है, फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी कि हु एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी शुड वर्क। सो जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि ये हमारी सोसाइटी कैसे काम करेगी, और उन्हीं के एक्सप्लेनेशंस को, उन्हीं के आइडियाज को जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज पॉलिटिकल थियरी। कुछ फेमस थिंकर के नाम बताता हूं आपको, प्लेटो, रूसो, महात्मा गांधी। तो ये सारे लोग कौन है, इन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को जाना, समझा, देखा, जो कुछ क्वेश्चंस उठे उसको सुना, एड्रेस किया, एंड देन उसके बाद हमें इन सभी क्वेश्चंस के इन लोगों ने आंसर्स प्रोवाइड करे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कौन है। So, political theory, it looks at how these ideas and values are used in today's institutions। यानी कि जब आप इन थ्योरीज को पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये समझ आएगा कि आज के डेली डे टू डे लाइफ में जो आप किसी स्कूल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि ये इक्वालिटी और फ्रीडम सिर्फ कॉपी किताब में लिखी है या ये वाकई में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पता चले स्कूल में जाते हो तो किसी के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सिमिलरली आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो किसी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी बातें बुक्स में तो अच्छी लगती हैं, बट इन रियलिटी होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो पॉलिटिकल थिंकर्स ने उस चीज को एड्रेस किया है, हाईलाइट किया है इशूज को। दैट्स वाई पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवन जब आप कॉलेज में जाओगे, आपकी पहली क्लास जो होगी पॉलिटिकल साइंस की, आपको उसमें पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी। याद रखना, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बहुत तगड़ी चीज है। गोल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का गोल क्या है, इसको पढ़ने के पीछे के रीजंस क्या हैं, इसको, इसका एम क्या है, आखिर हम क्यों पॉल थ्योरी पढ़ें। सबसे पहले लोगों को ये समझाना कि हाउ टू थिंक केयरफुली। केयरफुली आप पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर कैसे सोच समझ सकते हो, ये पॉलिटिकल थ्योरी ही आपको बताती है। और टू हेल्प देम, ये लोगों को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में और जज करने में, आज की डेट में जो पॉलिटिकल पॉलिसीज बन रही हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, कि क्या वो सही है या गलत है। सो दे कैन मेक स्मार्ट एंड फेयर ओपिनियंस अबाउट व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो वो सही हो रहा है या सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, इसको समझने की जो क्षमता है वो तभी आएगी जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ोगे, ठीक है। तो पोल थ्योरी आपको ये चीज सिखा देगी। व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति, 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 ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। पॉलिटिक्स है क्या, तो आइए देखते हैं राजनीति क्या है। कोई कहता है कि राजनीति लोगों की सेवा है। मैनी पॉलिटिशियंस थिंक दैट राजनीति उनका धर्म है, उनका कर्म है, उनकी ड्यूटी है लोगों की मदद करना, सोसाइटी में है ना, लोगों की हेल्प करना, जितना ज्यादा हो सकता है वेलफेयर का काम करना। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट लाइक सर्विंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, ठीक है। तो ये एक तो ओपिनियन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है मैनिपुलेशन और करप्शन, सीधा सीधा पॉलिटिक्स इक्वल टू मैनिपुलेशन।
कुछ लोगों का मानना है पॉलिटिक्स क्या है, मेनली चीटिंग है। मतलब पॉलिटिशियन एक गाली है, बहुत लोग मानते हैं अरे भाई गाली देते पॉलिटिशियन मत बोल, ऐसा भी होता है सरकास्टिक वे में। सो मेनली पॉलिटिक्स को चीटिंग से जोड़ा जाता है, सेल्फिश गोल्स कि जो नेता होता है बस अपने बारे में सोचता है, और करप्शन बहुत होता है पॉलिटिक्स के अंदर। सो लोगों का भला करना तो वाकई में बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी मतलब ऐसी नीयत होती है। अदरवाइज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट करना, बरगलाना, उनको भटकाना, करप्शन, यही सब पॉलिटिक्स का मतलब निकल के आता है। कुछ लोग तो यही मानते हैं पॉलिटिशियन सारा मोटा पैसा छापते हैं। skepticism toward politics. So when politicians change parties or make false promises, people start to lose trust in them. जब कोई नेता जीतने के बाद या कभी भी अपनी पार्टी बदलता है या फिर झूठे वादे करता है जिनको वो पूरे नहीं कर पाता, तो ऐसे में लोगों का भरोसा उनसे उठ जाता है। सो इसी वजह से लोग मानते हैं कि एक वर्ड निकल के आता है, एक फ्रेज, प्लेइंग पॉलिटिक्स। अरे यार राजनीति मत खेलो यार, यार प्लीज इसमें पॉलिटिक्स तो मत प्ले करो। सो पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, जब आप झूठे वादे किसी से कर रहे हो, किसी को फंसा रहे हो, किसी को घुमा रहे हो, सो आप सेल्फिश बन रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप डिसऑनेस्ट हो, तो इसी को ही तो कहा जाता है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के पॉजिटिव भी एक डेफिनेशन है, नेगेटिव भी है, मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। एसेंशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। तो देखो सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल है। पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स अ कम्युनिटी और सोसाइटी वर्क एंड स्टे ऑर्गेनाइज। देखो भाई पॉलिटिक्स अच्छी चीज भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमारी सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज रहती है। तो पॉलिटिक्स का होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स नहीं होगी तो शायद हम ऑर्गेनाइज ना रह पाए। पॉलिटिक्स नहीं होगी तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम साथ मिलकर करते हैं, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे कम्युनिटी हॉल बनाने हो, चाहे स्कूल्स बनाने हो, रोड बनाने हो, ये तभी हो पाते हैं जब सोसाइटी में पॉलिटिशियंस होते हैं। जब आपके देश में पॉलिटिक्स होगी तभी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस भी काम करेंगे। अदरवाइज अगर ये सब चीजें मिसिंग भी रहती हैं तो भी ये बुरा ही है। तो पॉलिटिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक एसेंशियल रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर। सो गांधी जी ने एक बात कही थी कि पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड जस्ट लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो अनअवॉइडेबल है, आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकते, पॉलिटिक्स आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। और उनका मानना था कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, चाहे हम इस चीज को पसंद करते हो, चाहे पॉलिटिक्स को हम पसंद ना करते हो, हमें पॉलिटिक्स में पार्ट लेना ही पड़ता है सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। अब आप कहो कि जी मुझे पॉलिटिक्स नहीं पसंद, पर इसका ये मतलब तो कतई भी नहीं हो सकता कि आप वोट डालने ना जाओ। तो पॉलिटिक्स का हिस्सा, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा तो हम सब रहते ही हैं। तो गांधी जी ने तभी एक बात बोली थी कि आप पॉलिटिक्स को जो है अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी हालत में, पॉलिटिक्स में तो आपको जाना ही पड़ता है किसी ना किसी, चाहे इनडायरेक्ट वे में ही जाओ। सो एवरी सोसाइटी, यानी कि हर सोसाइटी को चाहिए होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मेक डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइज रखना है सोसाइटी को, तो आपको पॉलिटिक्स का एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो देखो सब कुछ जो है बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि अगर सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट कैसे होगा उस सोसाइटी का, उस जगह को आप आगे कैसे बढ़ाओगे, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा ना। सो पॉलिटिक्स क्या करता है, हेल्प्स इंश्योर दैट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल, जितने भी लोगों की जरूरतें हैं, जितने भी लोगों के जो भी काम है, उनको एक पॉलिटिशियन करता है प्रॉपरली बैलेंस तरीके से, तभी वो पॉलिटिक्स काम की है, अच्छी है। तो पॉलिटिक्स अच्छी चीज है अगर हमारा पॉलिटिशियन अच्छा है, अगर वो सब चीजें अच्छे से होंगी तो तभी हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी। सो इससे ये पता चलता है कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो जो हमारी सरकारें होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल होता है। तो गवर्नमेंट का काम होता है रूल और प्लान बनाना, यानी कि जो देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए योजनाएं बनाना, नए नए कानून बनाना, ठीक है, और इकोनॉमी से रिलेटेड एरियाज में काम करना, एजुकेशन को अच्छा करने के लिए काम करना, और बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, जिसको हम फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, कि बाहर के देशों के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, फ्रेंडली रखने हैं या फिर फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखने हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का ही सारा रोल होता है। हम तो नहीं मिलने जा सकते बाहर के नेताओं से, हमारा जो पॉलिटिशियन होगा, जो हमारा गवर्नमेंट में जो बैठा होगा रिप्रेजेंटेटिव, वही सारे डिसीजंस लेगा, वही सारे रूल्स एंड पॉलिसीज के लिए काम करेगा। सो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है इसमें।
सो ये जो गवर्नमेंट होती है, ये जो पॉलिसीज होती हैं, इससे लोगों की लाइफ सीधा सीधा कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। देखो पॉजिटिव क्या होता है, दे कैन क्रिएट मोर जॉब्स। अगर किसी सरकार में, ठीक है, आप सोचो कि अगर कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है, कोई अच्छा कानून, कोई अच्छी नीति बनाई है, तो लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी है तो लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, रीड एंड राइट, लोग पढ़ लिख पाएंगे। अगर अच्छा हेल्थ केयर होगा तो आपको, आप मान के चलो कि भाई आपके लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये देश के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। तो जब गवर्नमेंट होंगी तो ही तो ये काम होगा, ये जो पॉलिसीज बनेंगी तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। लेकिन यही एक नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क वेल। जब सरकारें काम सही से नहीं करती तो फिर ये काम बहुत बेकार लगता है। इससे वॉयलेंस भी हो सकती है, लोग सड़कों पे भी उतर सकते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। ब्रेक डाउन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, लोग हो सकता है स्ट्राइक पे चले जाएं, है ना, रेलवे की स्ट्राइक हो जाए, रेलवे की हड़ताल हो सकती है। और डेली लाइफ में ट्रबल आ सकता है, मार्केट क्लोज होना, स्कूल को रोक देना चलने से, या ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को रोक देना, हड़ताल होना, या मान लो गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही तो कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर से स्ट्राइक्स पे चले गए तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो काम होता है, चाहिए उसको कि वो उसको अच्छे से करे, टाइम से करे, तभी वो गवर्नमेंट का फायदा है, अदरवाइज तो देश में मुसीबत आ जाती है। पॉलिटिक्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड गवर्नमेंट एक्शंस। तो पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहती है, पॉलिटिक्स का थोड़ा सा जो दायरा है इससे और बड़ा है। कैसे? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स कहती है लोगों को इन्वॉल्व करो। पॉलिटिक्स ऑल्सो इंक्लूड हाउ पीपल रिएक्ट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ही ये चीज आती है कि अगर गवर्नमेंट आपकी सही से काम नहीं करती है तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करोगे, है ना। इसका भी सॉल्यूशन पॉलिटिक्स ही हमें देगी। पॉल थ्योरी से हमें पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग वेल तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस है प्रोटेस्ट करना पीसफुली। आप जाओ सरकार के, अगर आप अगेंस्ट हो तो आप अपनी प्रोटेस्ट करो, कैंपेनिंग करो, ठीक है। और वोटिंग का आपके पास राइट है, अगर किसी सरकार में अच्छा काम नहीं हुआ है तो आपके पास वोटिंग का राइट है, आप अपना वोट डालो, ठीक है। और जो नहीं पसंद करते आप जिसको, उसको वोट मत डालो। तो ये भी आप कर सकते हो अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, और जो आप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट ने आपके साथ बुरा किया है तो सारे लोग एक हो जाओ और वोट डाल दो उसके अगेंस्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सरकार गिर जाएगी। सो पॉलिटिक्स तो लोगों से भी जुड़ी हुई है। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि गवर्नमेंट के सारे काम, अगर गवर्नमेंट सही नहीं होगी तो लोग भी जो रिस्पॉन्स देंगे वो भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। सो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं होती है। पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, हमारे स्कूलों से जुड़ी हुई चीज है, हमारे ऑफिसेस वर्क प्लेस से जुड़ी हुई चीज है। हम कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं तो पॉलिटिक्स उससे भी जुड़ी हुई एक चीज है। एंड पॉलिटिक्स इस चीज को शेप करती है कि लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, डिसीजंस लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टुगेदर, साथ रहकर। अगर कोई सरकार ने गलत डिसीजन लिया है तो पॉलिटिक्स से इंस्पायर होकर लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। जैसे पीजेंट्स हैं, मान लो कि अगर किसान दुखी हैं, किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो लोग इकट्ठा होंगे, इंटरेक्ट करेंगे आपस में, पॉलिटिकल कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे, फिर कैसे सरकार को ये सब चीजें समझानी है, रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके सॉल्यूशन के लिए मिल बैठकर काम करेंगे, टुगेदर रहकर। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, ये आपको मानना होगा। पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ी हुई नहीं है, वो हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई एक चीज है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन का मतलब होता है कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, सोसाइटी में सारे लोग मिलकर किसी बात के ऊपर कोई डिसीजन लेंगे कलेक्टिवली। सो पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो लोग हैं, यानी कि पीपल एंड ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर, डिस्कसिंग एंड मेकिंग एग्रीमेंट्स टू टेक डिसीजंस दैट आर गुड फॉर एवरीवन इन सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स का मतलब है जब लोग और जितने भी सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स हैं वो सारे एक हो जाएंगे, वो सारे मिलकर काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें सभी का भला हो, जिसमें जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उन सबके भले की कोई बात हो। तो इसी को कहा जाता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मींस बैठ के डिस्कस करना, एक एग्रीमेंट पर पहुंचना, एक कंसेंसस पर पहुंचना,
कि जहाँ हाँ भाई हम सब मानते हैं कि ये चीज तो होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन। तो पॉलिटिक्स को आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स में दो चीजें आती हैं, एक है एंगेजमेंट और एक है नेगोशिएशन। तो आप इसको समझो, डिफरेंट विजन्स ऑफ जस्टिस एंड डिजायरेबिलिटी। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो लोग जो है ना, फेयर, राइट एंड रॉन्ग, गुड क्या है, हर किसी के ओपिनियन अलग होते हैं। किसी के लिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, हो सकता है कई लोग इसको सही माने, हो सकता है कई लोग इसको गलत माने। तो सही क्या है और गलत क्या है, ये हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है। ये बात तो आप सब मानते हो जी, ठीक है, ये हो सकता है अलग। सो व्हाट सीम्स जस्ट और बेनिफिशियल टू वन पर्सन मे नॉट बी द सेम फॉर अनदर। जो आपको न्याय वाला लगता हो मामला, जो आपको जस्ट लगता हो कि हाँ भाई ये तो एकदम सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सबको वो सही लगे। ये आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी ओपिनियन है, और ये कतई भी नहीं हो सकता ऐसा कि जो आपका ओपिनियन है वही सबका ओपिनियन हो। तो ये डिफर कर सकता है कि आपका जो लग रहा है कि भाई ये ओपिनियन है कि ये चीज बेनिफिशियल है मेरे लिए, हो सकता है सामने वाले को वो अपने लिए नुकसान लग रहा हो, ठीक है। तो ये चीज है। और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जब लोग डिस्कस करते हैं, जब लोग किसी बदलाव के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है, या फिर साथ में मिलकर काम करते हैं, कोई उन लोगों का एक गोल होता है, तो एक तरीके से ये सारी चीजें पॉलिटिकल एक्टिविटी कहलाती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब यही होता है जो आप मेरे सामने देख रहे हो लिखा हुआ, साथ मिलना, कैंपेनिंग करना, बातचीत करना, कोई बदलाव चाहिए तो उसके लिए आवाज उठाना, साथ मिलकर काम करना, ठीक है, यही हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एस्पायरिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी। सो पॉलिटिक्स का मतलब है कि वर्किंग टू मेक सोसाइटी बेटर बाय टेकिंग एक्शंस दैट हेल्प विद सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बाय सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स। यानी कि पॉलिटिक्स का मतलब है आप सभी लोग मिलकर काम करो साथ में, ठीक है, सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज हो, जो हम सभी लोगों के लिए भलाई की चीज हो, हमें वो काम करना है। सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे हमारा समाज जो है वो ऊपर उठे, ये अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम वगैरह से हटकर कुछ अच्छी चीजें हो। इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं वो दूर हो, रिच एंड पुअर का जो गैप है वो खत्म हो। सो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम सभी की आती हैं आए दिन, जो डेली, वो चीजें हमें सॉल्व करनी है, यही हमें पॉलिटिक्स सिखाती है, ठीक है। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये हमारा अगला टॉपिक है कि पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ते क्या हो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेकंड बुक जो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की है, तो आपको इसमें सारी की सारी जो चैप्टर के नाम हैं वही आपके पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक्स होते हैं, जो भी आप उसमें पढ़ते हो। सो देखो, सबसे पहले तो आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करना सीखोगे जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे। जब आप सोसाइटी की तरफ देखोगे, सो वी कैन सी दैट इट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड डेवलपिंग। सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो डायनेमिक है, जो बदलती रहती है। सोसाइटी एक ऐसी चीज है जिसका लगातार डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं। लेकिन अंडर दीज चेंजेस देर आर सम परमानेंट वैल्यूज। लेकिन कुछ चीजें हैं जो परमानेंट है, जो बदल नहीं सकती हैं। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, चाहे लाइफ कितनी भी आपकी बदल जाए, लोगों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसी के आसपास घूमती हैं। सो कहने का मतलब है, जब आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको बताएगी कि फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम का क्या वैल्यू होती है, और इक्वालिटी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई थी, डेमोक्रेसी होती क्या है। आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लिबर्टी क्या होती है, कितने तरीके की लिबर्टी होती है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। एक होता है ना, किसी को आप लिबर्टी, अगर कोई फ्रीडम मिल रही है तो वो उसका, अगर मान लो गलत कुछ काम कर रहा है, वो किसी को गाली दे दे, ठीक है, किसी पे पथराव कर दे और बोल दे कि मेरे को तो फ्रीडम है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी में आ जाता है। सो सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, ये सारी की सारी चीजें आपको पोल थ्योरी सिखाती है। और ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस में भी लिखा गया है। आप अगर यूएसए या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो आपको ये वैल्यूज, डेमोक्रेसी वगैरह, फ्रीडम, ये लिबर्टी वगैरह आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी देखने को मिलेंगी। ये आपको अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यूज एक आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको कई सालों तक पहले डिस्कस किया गया था, तब जाकर वो एक पॉलिटिकल थ्योरी बनी है और कानून का हिस्सा बना है।
अगर आप बात करो फ्रीडम की, तो फ्रीडम आपको क्या लगता है एकदम से एक आइडिया निकल कर आ गया? नहीं, फ्रीडम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अपनी हिस्ट्री रही है। डेमोक्रेसी एक ऐसा टॉपिक है कि पहले अलग तरीके की डेमोक्रेसी होती थी, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होती थी, क्या सही है क्या गलत है, कई सौ सालों तक ये सारी डिबेट्स चली, और देन उसके बाद जाकर कहीं एट द एंड ये हमें आज कानून का हमारा हिस्सा है कि हाँ भाई हमारे प्रीएम्बल में हमने ये फ्रीडम, ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिखी हैं। तो सेक्युलरिज्म वगैरह, इसका एक अपना इतिहास रहा है, अपनी एक हिस्ट्री है, कई बारी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कई बारी बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी लिखी गई हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ थिंकर्स। कुछ थिंकर के नाम लेके हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री का भी क्या कुछ रोल रहता है जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हो। तो देखो, जो पॉलिटिकल थ्योरी है इज बिल्ट ऑन द आइडियाज ऑफ ग्रेट थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। पॉलिटिकल थ्योरी किसी एक देश के थिंकर की कहानी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप अलग अलग देश के अलग अलग समय में जो थिंकर हुए हैं उनकी चीजों को आप पढ़ते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौटिल्य हुए हैं तो एंशियंट इंडिया में हुए हैं, एरिस्टोटल हुए हैं तो भाई वो एंशियंट आपके पुराने जो यूनान वगैरह की साइड हुए हैं, ठीक है। और रूसो हैं तो ये भी अपने पुराने, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हैं, भी थोड़े मॉडर्न जमाने में आ गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, मॉडर्न एरा में आ गए। सो कहने का मतलब है ये जितने नाम आपके सामने मैंने लिए हैं ये सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये अलग अलग जगह के हैं, ये नहीं है एक ही जगह से पॉलिटिकल थ्योरी निकली है, नो। थिंकर्स अलग अलग जगह के होते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं। किसी भी एक जो सोशल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक आदमी नहीं निकालता। एक ही मान लो जैसे टॉपिक है राइट्स का, तो राइट्स का टॉपिक आपको क्या लगता है उसकी थ्योरी बस किसी एक ने दी होगी? उसके ऊपर किसी ना किसी ने अपने ओपिनियन लगातार कई साल तक दिए होंगे, तब जाके आज वो थ्योरी हमारे साथ आती है निकल कर, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर कुछ भी आगे आप पढ़ोगे, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी के ऊपर या जस्टिस के ऊपर भी अलग अलग कई लोग आए होंगे जो बताते होंगे भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जस्टिस ये होता है, और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपोनियन में, मतलब मेरे ओपोनियन में ये है जस्टिस का मतलब। सो इस तरीके से आप मान के चलो कि जो थिंकर्स होते हैं उनकी जगहें अलग होती हैं, उनका टाइम पीरियड अलग होता है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कोई थ्योरी जब बनती है। जैसे कि कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, टॉक्ड अबाउट वेदर किंग्स और पीपल शुड रूल इन एंशियंट ग्रीस। यानी कि ये एंशियंट ग्रीस की बात कर रहे हैं कि क्या मोनार्क होना चाहिए, एक राजा रूल करे ज्यादा सही रहेगा लोगों के लिए, या लोग रूल करें जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हो। इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। रूसो आए तो रूसो ने भी एक बात बोली कि भाई जो फ्रीडम है वो बहुत जरूरी होती है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है, फ्रीडम हम सभी को मिलनी चाहिए, फ्रीडम हमसे कोई ना छीने। फिर कार्ल मार्क्स आए तो इन्होंने इक्वालिटी की बातें रखी कि भाई जितना फ्रीडम जरूरी है उतनी इक्वालिटी भी जरूरी है, वरना ऐसी फ्रीडम का आप क्या करोगे जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। पता चले आपको फ्रीडम तो मिल गई पर बाहर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, आपको अनटचेबल बोल दिया जाता है, आपको कह दिया जाता है आप गरीब हो यहां से निकल जाओ, तो उस फ्रीडम का भी हम क्या करेंगे। फिर गांधी जी ने बताया कि ट्रू फ्रीडम किसे कहते हैं, वाकई में आजाद होने का मतलब है स्वराज, यानी कि आप खुद पे राज करो। अपनी उन्होंने बुक लिखी हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा आइडियाज दिए हैं हमें, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थ्योरी में इन सभी लोगों का। फिर उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, उन्होंने बताया भाई शेड्यूल कास्ट जो लोग होते हैं उनको स्पेशल राइट चाहिए, उनको कुछ प्रोटेक्शंस चाहिए, क्या प्रोटेक्शंस मिलनी चाहिए, इसको हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की उसमें लैंग्वेज में। तो ये जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक डिबेट चलती है। तो इस तरीके से ये जितने भी आप नाम सुन रहे हो, आपके सामने जो नाम लिखे हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल हैं, आगे अगर डेमोक्रेसी का टॉपिक आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या बोला था। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे इक्वालिटी के ऊपर, तो इक्वालिटी के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी आगे। और यही आइडियाज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखे गए हैं, हमारी प्रियम्बल के अंदर। और फ्रीडम, इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी का एंड होना, ठीक है, और गांधीवादी कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे डीपीएसपी बनाए जाते हैं, आपको पता होगा एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं,
एक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं। तो जो डीपीएसपी में कुछ अच्छी भलाई के काम करना, वेलफेयर का काम करना, जो गांधी जी हमेशा से चाहते थे, सोसाइटी के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, तो ये सारी की सारी चीजें जो इनके थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट तो होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीजें अपने को नजर आती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कोर ऑफ पॉलिटिकल थियरी। हमारी जो पॉलिटिकल थियरी होती है उसके कोर में क्या है, आखिर इसका कोर क्या कहता है, इसको समझते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज द मेन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस। आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट्स चलती हैं वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, अथॉरिटेरियन रूल है, ये तीनों के तीनों नाम आपको पोल थ्योरी में पढ़ने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, अथॉरिटेरियन रूल किसे कहते हैं, मोनार्क किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। सो आप इस तरीके से समझ लो कि आपको एक्सप्लेन करती है अच्छे से कि सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज होती है, सोसाइटीज को गाइड कैसे करना है, सोसाइटीज में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। ये सारी बातें आपको पोल थ्योरी में डिस्कस करने को मिलेंगी। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पोल थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं वो आपको डेली लाइफ की प्रॉब्लम से जोड़ेंगे। जैसा मैंने बताया था इक्वालिटी, तो आप उसमें पढ़ोगे कि हाँ भाई वाकई में डिस्क्रिमिनेशन होता है कई जगहों पर, हमारी डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ये बुक है जो आपकी अब शुरू होगी। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफिकल्ट आइडियाज। पोल थ्योरी से आपको मुश्किल से मुश्किल आइडियाज भी समझ में आ जाते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, बहुत सिंपल और बहुत क्लियर तरीके से। थिंकर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है सेक्युलरिज्म, आपको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक चैप्टर आएगा अभी सेक्युलरिज्म का, नेशनलिज्म का भी चैप्टर आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई वाकई में नेशनलिज्म होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किस थिंकर ने उसको क्या बताया है। तो ये सब आप इसमें पढ़ते हो। सो इवन दो मैनी ऑफ दीज थिंकर्स वर नॉट पॉलिटिशियंस, ये भी याद रखना कि पॉलिटिक्स अलग चीज है लेकिन पॉलिटिकल थिंकर होना एक अलग चीज है। पॉलिटिकल थिंकर जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन ही हो सकता है। पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट जरूरी नहीं है वो पॉलिटिशियन हो। अगर उसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप उसको पॉलिटिशियन नहीं कहोगे, आप उसको पॉलिटिकल थिंकर कहोगे, ठीक है। और सो पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं ये, उनके जो आइडियाज होते हैं जो उन्होंने कई सौ साल पहले दिए थे, आज के भी जो हमारे नेता हैं, आज की भी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो उससे इंस्पिरेशन लेती हैं जो इतने सौ साल पुराने आइडियाज थे, ठीक है। कुछ भी नई चीजें बनती हैं तो पोल थ्योरी के आइडियाज को जरूर पढ़ा जाता है उसको बनाने से पहले। सो उनके जो थॉट्स हैं, आज भी जो हमारे लॉज बन रहे हैं वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो आज भी हमारी पॉलिसीज बन रही हैं वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, और जो भी आज की डेट में पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए होते हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी से, ठीक है। तो पोल थ्योरी को आप अलग नहीं कर सकते। ऑन गोइंग रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो अगर मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि इतने सौ साल पहले, इतने सौ साल पहले किसी थिंकर ने कुछ बताया था, तो अगर उसने इतने सौ साल पहले बताया था, क्या आज भी वो चीज रिलेवेंट है? क्या पोल थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो देखो, आज की डेट में जो अपना इंडिया है वो एक फ्री यानी कि आजाद कंट्री है, डेमोक्रेटिक देश है। सो जब आप फ्रीडम और इक्वालिटी को पढ़ते हो ना, तो फ्रीडम को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम अगर आजाद देश में रहते हैं तो हम फ्रीडम को नहीं पढ़ेंगे, ये हम तो आजाद हैं, हम क्यों फ्रीडम को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको फ्रीडम भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इक्वालिटी भी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोड इन द सेम वे इन ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। आज भी फ्रीडम क्या होती है असली, बहुत लोगों को नहीं पता। गांव देहात में आज भी महिलाओं को वो फ्रीडम नहीं मिलती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक तो आ गई है, लेकिन अभी भी घरों तक नहीं पहुंची है, सोसाइटीज तक वो इक्वालिटी नहीं पहुंची है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर अनटचेबिलिटी चलती है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो कहने को तो फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक आ गई हैं, हमारा देश भी आज़ाद हो गया है, पर क्या वाकई में कई लोगों को सच में आज़ादी मिली है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी। जब आप जैसे लोग ये सब पढ़ के आगे बढ़ेंगे अपने गाँव में, और जहाँ पे आप जाके ये सब बताओगे कि हाँ ये फ्रीडम है, ये इक्वालिटी है, तभी वो पुरानी जो एक मानसिकता है वो चेंज होगी, ठीक है। पॉलिटिकल वर्सेस सोशल इक्वालिटी, देखो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को वोट डालने का राइट हो, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी तो अभी भी है, ठीक है।
कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने खाने के पैसे भी नहीं मिलते, बेसिक नीड्स भी पूरी वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तो गरीब बहुत हैं और दूसरा उनकी कास्ट में वो बहुत खुद को लो मानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर हायरार्की में बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये रियलिटी है इंडिया की, ये आज भी यहाँ पे चलता है। सो अब कुछ राइट्स हैं, जैसे कि लाइक द राइट टू लाइफ आर नाउ अंडरस्टूड इन ब्रॉडर वेज। फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू अर्न अ लिविंग। यानी कि आप मान के चलो कि राइट टू लाइफ है, आपको जीने का अधिकार है, और ये अधिकार ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये एक ह्यूमन राइट है, ये आप सभी के पास होना चाहिए, कोई आपसे जीने का अधिकार छीन नहीं सकता। तो ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं वो बदलते भी रहते हैं और नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको पोल थ्योरी उठानी पड़ती है, फिर आपको किसी थिंकर की बात, किसी पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट है या थिंकर्स जो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उस प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी आपको सलाह लेनी पड़ती है। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसको समझते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे पुट किया जा रहा है। सो ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है पूरी पोल थ्योरी वाली, जो आपकी सेकंड बुक है, ये मेनली एक्सप्लेन करेगी कुछ कुछ पॉलिटिकल आइडियाज को, जो आपके चैप्टर के नाम भी होंगे, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। ये सारे ये आइडियाज हैं, लेकिन आपके लिए ये सिलेबस है, आपका चैप्टर मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है वो यही है, जो आपके चैप्टर के नाम है वो यही है। आपको एक ओवरव्यू मिल गया फर्स्ट चैप्टर से। अब जो आगे की वीडियोस होंगी ना, उसमें सारे के सारे वन बाय वन यही टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सो जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अब आपको फ्रीडम तो समझ आ गया, बट रियल फ्रीडम क्या कहते हैं? क्या फ्रीडम का इतना ही मतलब है कि हमने संविधान में लिख दिया तो वो हमारे लिए फ्रीडम है, या फिर ग्राउंड रियलिटी देखना जाके कि क्या वाकई में लोगों को उतनी आज़ादी है, हर जेंडर को उतनी फ्रीडम है? तो ये भी तो देखना पड़ेगा। एंड हाउ डज इक्वालिटी अफेक्ट द वे पीपल ट्रीट ईच अदर इन सोसाइटी, कि इक्वालिटी के होने और ना होने से कितना असर सोसाइटी में पड़ता है, ठीक है, लोगों को कैसे इक्वालिटी अफेक्ट करती है। अगर एक ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जहां पे इक्वालिटी ना हो, क्या उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा? और एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां इक्वालिटी है, क्या वहां पे अलग तरीके से वो अफेक्ट करेगा? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने निकल कर आते हैं। देखो मैथमेटिक्स वगैरह में तो आंसर बहुत क्लियर और फिक्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आइडियाज जो होते हैं ना, उसका एक मीनिंग नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रीडम की एक्सप्लेनेशन दो क्या होती है, तो आप क्या मानते हो फ्रीडम की कोई एक डेफिनेशन होगी? नो, कम से कम भी यहाँ पे 5 से 6 या 7 8 तक भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, हर थिंकर के अपने अकॉर्डिंग। वो भाई कोई कहता है कि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है संविधान में फ्रीडम लिखा होना, कोई कह सकता है कि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है लड़कियों को फ्रीडम मिलना, कोई कह सकता है मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है लोअर कास्ट को फ्रीडम मिलना, कोई कह सकता है मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है गरीबों को फ्रीडम मिलना। तो ये 4 तो मैंने यहीं आपको डेफिनेशन दे दी, हो सकता है ऐसी कई और 10 20 15 और भी हों डेफिनेशंस फ्रीडम की। तो कहने का मतलब है ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पोल थ्योरी है, और इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे उतनी ज्यादा थ्योरियां बढ़ती जाएंगी। और हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैथ की प्रॉब्लम नहीं है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिक्स आंसर आ जाएगा। नो, यहाँ आपको चीजों को सोचना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी इन प्रैक्टिस। इक्वालिटी को अगर आप देखो, लोग चाहते हैं कि भाई आए दिन उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, ठीक है, मतलब फेयर तरीके से, लाइक इन वेटिंग रूम्स और क्यूज वेयर एवरीवन शुड गेट एन इक्वल चांस विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल आप किसी सरकारी ऑफिस के बाहर कोई काम करवाने के लिए लाइन में खड़े हो, आप सुबह से भूखे प्यासे खड़े हो और बीच में आता है कोई वीआईपी, वो आगे लाइन काट कर और अपना काम करवा के निकल गया। तो ये आपने बहुत बारी देखा भी होगा। क्या कर लेते हो आप? कुछ नहीं करते। तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं है भाई इक्वालिटी। यहाँ तो इक्वालिटी की धज्जियां उड़ती हैं आए दिन। तो यही तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब आप यहाँ पे चैप्टर्स को पढ़ोगे, कि कोई लाइन लगी हुई है बैंक की, या कोई किसी भी चीज की लाइन लग रही है, हॉस्पिटल की कोई लाइन है, आप किसी डॉक्टर को दिखाने आए हो सरकारी हॉस्पिटल में, सुबह से बैठे हुए हो नंबर लगा के, पता चले किसी की जान पहचान है, वो आया आराम से 10 11 बजे उठकर इलाज करा के चला गया। तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। कहने का मतलब है इक्वलिटी बहुत ही अलग चीज है, जो आपको यहाँ पूरा पता चलेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उनके लिए होना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। अब कौन डिजर्व करता है? जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग बूढ़े हैं।
सो हमेशा इक्वालिटी का एक मतलब नहीं होता। आप तो कह दो कि सर इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल कर दो। नो, क्या आप किसी बुजुर्ग को इक्वल कर सकते हो? सभी के बराबर हैं वो, हमारी एनर्जी में वो बराबर हैं हमसे? क्या जितना हम काम कर सकते हैं बुजुर्ग भी उतना कर रहे हैं? नहीं। जो लोग डिसेबल हैं, जिनको दिखता नहीं है, क्या आप उनको आप कह दोगे कि भाई अगर किसी डिसेबल पर्सन के लिए कोई बस में सीट रिजर्व है तो आप बोल दो ये तो नहीं, इक्वालिटी के अगेंस्ट है? ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चीजें होती हैं जहां पे आपको कुछ एक्सेप्शंस रखने होते हैं। जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो आप सोसाइटी को और फेयर बना रहे हो, सोसाइटी को आप थोड़ा अच्छा बना रहे हो, ठीक है? वो किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना भी नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, एजुकेशन भी नहीं होती। सो एक सवाल उठता है ना यहाँ पर फिर कि इकोनॉमिक फेयरनेस, कि यहाँ पे अगर सभी लोग कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं तो इक्वालिटी कहाँ गई? इकोनॉमिक फेयरनेस तो है ही नहीं। सो इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स मेकिंग श्योर नो वन इज लेफ्ट टू फार बिहाइंड और सफर फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है बहुत गरीब भी कोई नहीं होना चाहिए और एक तरफ बहुत अमीर भी लोग नहीं होने चाहिए। एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी होगी तो थोड़ा सा ये जो गैप होगा रिच एंड पुअर का, ये थोड़ा सा कम होगा। एजुकेशनल बैरियर, बहुत सारे बच्चे होते हैं खासकर लड़कियां जो गरीब फैमिलीज से होती हैं, वो स्कूल नहीं जा पाती, पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो ये दिखाता है कि राइट टू एजुकेशन तो हमने बना दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन का क्या फायदा जब कोई गरीब लड़की स्कूल ना जा पाए, कोई गरीब बच्चा स्कूल ना जा पाए? तो ये भी एक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? सो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, आप जब इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पॉलिटिक्स में, लॉ में, टीचिंग में, जर्नलिज्म में आपको काम आएगी और लोगों को मदद करेगी सोसाइटी को अच्छे से समझने में। कैसे सोसाइटी वर्क करती है, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये आपको पता चलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं उनके लिए पोल थ्योरी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप अर्थमेटिक्स सीखते हो, ठीक है, आप कोई मैथमेटिशियन बनने के लिए थोड़ी सीखते हो, लेकिन आपको पढ़ाया तो जाता है। सिमिलरली आप पोल थ्योरी पढ़ते हो तो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत मदद मिलती है, आपको सोसाइटी कैसे काम करती है, रियल लाइफ के क्या इश्यूज होते हैं, ये आपको पता चलते हैं। बहुत सारी चीजें तो आपको आज के लेक्चर से पता चल गई होंगी। आपको अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो उसके लिए भी पोल थ्योरी बहुत जरूरी है। फ्यूचर सिटीजन अगर आप बनोगे आगे चल के तो स्टूडेंट्स को पता तो होना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियाज क्या होते हैं, ठीक है? कि एक दिन आप भी वोट डालने जाओगे और आप भी जिसको वोट डालोगे उससे आपका फ्यूचर निर्धारित होगा। तो अगर आपको पता नहीं होगा वोटिंग की क्या हिस्ट्री रही है, वोटिंग का राइट कहाँ से आया है, ठीक है, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, तभी तो आप जान पाओगे। सो नोइंग पोल थ्योरी, जब आप इसको पढ़ोगे सो लोगों को इससे मदद मिलती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे, डिस्कशंस करोगे, वोटिंग में आगे जाओगे, ठीक है? आप मतलब हर तरीके से एक्टिव रहोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और इट टीचेस हाउ टू थिंक क्लियरली। पोल थ्योरी आपको सिखाती है कि आपको सही तरीके से कैसे सोचना है, आपको सभी लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना पोल थ्योरी सिखाती है। ये नहीं है कि आप सही हो, 10 लोग अगर कोई आइडिया दे रहे हैं वो गलत है। सभी के आइडियाज की रिस्पेक्ट की जाए और ओपिनियंस सबके आप रिस्पेक्ट करो उनकी, ठीक है? तभी एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और जो सिटीजन पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, उससे क्या होगा, पॉलिटिशियन भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन भी उन्हीं को मूर्ख बना सकते हैं जो अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो थोड़ा उस पर प्रेशर बनाएंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। सो अगर आप देखो, अगर कोई म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहा है और अगर किसी को म्यूजिक की नॉलेज ही नहीं है तो वो तो ताली मार देगा ना एट दी एंड, उसको लगेगा हाँ कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। पर अगर कोई म्यूजिक को जानने वाला है तो वो उसकी कमी निकाल पाएगा। सो अगर आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनोगे तो जो आपके नेता होंगे वो भी ऑनेस्टली काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज हैं ये हमारी एवरीडे लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, आपको बता दिया गया है। लोग आए दिन फेस करते हैं, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, कईयों के घर पे होता है तो किसी के साथ स्कूल में होता है, किसी के साथ वर्क प्लेस पे होता है। जो दिखाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबी नहीं है, ये डेली एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ोगे, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी की सारी। और पोल थ्योरी को जब आप पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स के अंदर डिबेट की स्किल आएगी, आप बात करना सीखोगे, वाद विवाद डिबेटिंग सीखोगे और आप डीपली सोच पाओगे, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए अपने आइडियाज को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली उनके सामने रख पाओगे डिबेट जब करोगे। सो डिबेटिंग की स्किल्स आपके अंदर आएंगी और आप जब आर्ग्यू करना सीखोगे काम तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ये नहीं बस भाई हो हल्ला करना है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है, नो, आप आर्ग्यू करोगे, फैक्ट्स बताओगे,
ठीक है, जस्टिस इक्वालिटी जैसी बातों पे डिस्कशंस करोगे तो बहुत दिमाग आपका खुलेगा, बहुत यूजफुल है। आज की दुनिया बहुत कनेक्टेड है, लोग जो है मिलजुल कर जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जब पोल थ्योरी को आप सब पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोल थ्योरी का जो चैप्टर है ये यहाँ पे फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।